हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्नेहलता आज अपने लेक्चर के साथ जिसमें कि हम हमारा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स जो है हमारा सब्जेक्ट है उसका सेकंड यूनिट से लिया गया है, जो कि हमारा इससे पहले हम कर चुके हैं। एजुकेशनल सोशियोलॉजी का अर्थ क्या है, और हम अब करने जा रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन की जो एजुकेशन का जो हमारा फील्ड है वहां पर जो हमारी एजुकेशनल सोशियोलॉजी है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा देखें तो इंट्रोडक्शन के रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, समाज क्या है ना, समाज शास्त्र क्या है। तो ये चीजें हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं जो शिक्षा है वो समाज का क्या है, समाज के साथ जुड़ी हुई है ना। समाज में रहते हुए ही व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए शिक्षा ग्रहण करता है ना। तो जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो क्या है, समाजशास्त्र का एक भाग है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो जो शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान या शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो समाजशास्त्र है उसका शिक्षा पर प्रभाव हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो समाज है वो शिक्षा को प्रभावित करता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा, एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। ठीक है, क्या है, वही बात फिर आती है कि शिक्षा भी क्या है। शिक्षा क्या है, शिक्षा भी अपने आप में क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है ना, सामाजिक प्रक्रिया है। ये कंसेप्ट तो हम भूल ही नहीं सकते कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि समाज के अंदर घटनाएं घटती हैं या प्रोसेस होती है जो समाज के अंदर, वो क्या है, वो शिक्षा है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कहते हैं कि इस दृष्टि से विभिन्न सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शिक्षा के अंदर हम क्या करते हैं, समाज शिक्षा आजकल की कैसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है, हम मानवीय व्यवहार को स्टडी करते हैं, और जो मनोविज्ञान है हमारा वो क्या करते हैं, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। और जब मानवीय व्यवहार का अध्ययन करके हम बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है, और तो उसका जो सामाजिक व्यवहार है उसका भी हमें ज्ञान होगा कि बच्चा किन समाज के अंदर किस प्रकार का व्यवहार करता है, किन खास परिस्थितियों में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो वो हमारी किसमें आ जाती है, वो हमारी इसमें जो है वो एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, और कहता है कि जो सामाजिक प्रभाव ही शिक्षा के अंदर शामिल होता है। परंतु क्या है, जो सामाजिक प्रभाव है वो हमारा बाह्य दृष्टि से भी होता है और हमारा आंतरिक दृष्टि से भी हम समाज से प्रभावित होते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का जो हर पहलू है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, वो सारा का सारा किससे प्रभावित होता है, समाजशास्त्र से प्रभावित होता है। अतः शिक्षा के द्वारा सभी सामाजिक व्यवहारों का हम अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, इंटरनल जो गुण है इंसान के वो बदलते रहते हैं, है ना। कि कुछ व्यक्ति समाज में आपने देखा होगा, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो लोग क्या है, दूसरों के साथ जुड़ते ही नहीं है। तो उस तरह के जो बच्चे हैं जो समाज, वो भी क्या है, समाज का एक हिस्सा है, लेकिन जब उसकी स्टडी हम करते हैं तो वो काफी जो है वो क्या है, जो है वो प्राइवेसी में चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, जो शिक्षा को एक विशेष दृष्टिकोण से ही क्या है, शिक्षा मानना उचित होता है। ठीक है, अब संक्षेप में हम क्या कहें कि शैक्षिक समाजशास्त्र की दृष्टि से शिक्षा के द्वारा विभिन्न सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है ना, कि ये किन परिस्थितियों में व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करेगा। ये हम जब स्टडी करेंगे तो वो किस में करेंगे, वो हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अंदर करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, सभी सामाजिक व्यवहार जो है वो शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ व्यवहार शिक्षा की दृष्टि से, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना क्या है, शिक्षा क्या है, एक प्रोसेस है। जब हम उस प्रोसेस को करते हैं स्टूडेंट्स, तो हर तरह का जो व्यवहार है उसको हम उसमें शामिल नहीं कर सकते, है ना। ये अंडरस्टूड बातें होती हैं। फिर भी कहता है कि जो व्यक्ति जिन विशेष बाह्य प्रभावों को दिखाता है अथवा सामाजिक वातावरण में जिनसे प्रेरित होता रहता है या उससे कुछ सीखता रहता है, तो वो जो परिवर्तन उससे उसके व्यवहार में आता है, समाज के साथ रिलेशन बनाते हुए, तो वो जो व्यवहार उसकी स्टडी में आता है वो हम किस में करते हैं, उसकी स्टडी हम एजुकेशन सोशियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट इसके अंदर बात करें कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है और शिक्षा के उद्देश्य। पहला हमने पढ़ा शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा, फिर हम पढ़ेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र,
समाज शास्त्र और शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य मेनली हम मानते हैं बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें हमारा हर तरह का डेवलपमेंट होता है। पर जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो भी क्या करता है, वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में हमें क्या करता है, मदद करता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य क्या है, समाज में रहता है और सामाजिक दशा में क्या है, उसकी जो सामाजिक दशा उसके अनुकूल है या नहीं है, किसी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसके नागरिकों के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ राजनीतिक जो अवस्था है वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि क्या है, लोकतंत्र देशों में, जो लोकतंत्र वाले देश है, वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है थोड़ी अच्छी होती है ना, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था भी अच्छी होती है। लेकिन वहीं पर हम क्या है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो ऐसे जो इन्वायरमेंट में बच्चे का विकास अच्छे से होता है, सभी नागरिकों का विकास अच्छे से होता है, जहाँ पर डेमोक्रेसी पाई जाती है। क्योंकि जो हम क्या करते हैं, बच्चे को कर्तव्य भी सिखाते हैं और उसको उसके अधिकार भी वहाँ पर दिए जाते हैं, उसको अपने व्यक्तित्व का जो निर्माण है, जो निर्माण कार्य उसकी पर्सनैलिटी का, उसको उसका डेवलपमेंट का अवसर उसको दिया जाता है, मौका उसको दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी उसको दी जाती है, ताकि जो बच्चा है पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन सके और अपना जीवन जो है वो सुचारू रूप से चला सके। लेकिन वही क्या है, इन जो कंडीशन है, दूसरी तरह की कंडीशंस भी हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, या जहाँ पर क्या कहते हैं तानाशाही व्यवस्था या कुछ इस तरह से है, तो वहाँ पर क्या है, जब जो बच्चा है वो अपने लिए नहीं जी सकता, सिर्फ समाज के लिए राज्य के लिए जीता है, तो वहाँ पर सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है ना। तो इसके साथ साथ व्यक्ति क्या है, व्यक्ति को जो है वो अपना समाज, जो अपना जीवन है वो समाज के अनुरूप बनाना चाहिए, परंतु समाज को भी क्या है, इस योग्य बनाना चाहिए व्यक्ति को, कि व्यक्ति जो है वो अपने आकांक्षाओं को पूरी कर सके, अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, उनको वो पूरा कर सके, और क्या है, अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप ही खुद को प्रगतिशील बना सके, ठीक है। उसे सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और असमानताओं को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। अतः शिक्षा का कार्य है कि वह व्यक्तियों को ऐसी क्षमता प्रदान करे कि वह व्यक्ति जो है वो अपनी उन्नति के लिए काम कर सके, अपनी उन्नति के लिए पढ़ सके, और चारों जो उसके चार चतुर्दिक, जिसको कहते हैं चतुर्दिक समाज का भी उत्थान कर सके, कि समाज में एक ऐसा मतलब इन्वायरमेंट बनाए कि जो उसकी एफिशिएंसी को भी वो अपने बढ़ा सके और जो समाज के उपयोग के लिए काम भी वो कर सके, ठीक है। यही है जो शिक्षा का उद्देश्य, एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल एम जिसको हम कहेंगे। फिर थर्ड इसमें हम बात करते हैं एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड क्यूरिकुलम की बात करते हैं कि क्यूरिकुलम किस प्रकार का होना चाहिए, शैक्षिक समाजशास्त्र और जो क्या है पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम बच्चे की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे की रुचियों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या है चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है ना, तो वहां पर हमने पाठ्यक्रम कैसे करना है, जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई उसमें करना है, मॉडिफिकेशन हमने उसमें करना है। और जो समाज शास्त्र का जो विषय क्या है, समाज है, तो जो समाज के अनुरूप जो आवश्यकताएं हैं, जो उसके अकॉर्डिंग हमने उसका जो व्यवस्थित उसको करना है, ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है, विकसित होना चाहिए और उदार होना चाहिए और लचीला भी होना चाहिए, ताकि जो क्या है आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजिंग कर सकें। और फिर क्या है, इससे छात्रों में सामाजिक आदर्शों और मूल्यों की जो प्राप्ति है वो भी हमारा टारगेट समाज के अंदर रहता है, कि हमारा मूल्य जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि मूल्य क्या है, मूल्य ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हमारे मूल्य अच्छे हैं, मूल्य अगर हम मूल्यवान जो है, हम परंपराओं के साथ चल रहे हैं, ट्रेडिशंस हमारी अच्छी हैं, हमारे आदर्श हमारे अच्छे हैं, हमारे हम जिनको आदर्श मानते हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। ये मानने पर भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज को अच्छा मानते हो। तो जो सफल सामाजिक जीवन और जो विस्तृत नागरिकता के लिए हम बच्चे को तैयार करें, ताकि जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर जब हम बात करें तो वहाँ हमारी गिनती जो है वो अच्छे लोगों के अंदर हो, ठीक है। तो क्यूरिकुलम हमारा किस प्रकार बनाना है, बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, प्लस जो है वो समाज के जो है वो अकॉर्डिंग और समाज के उद्देश्यों के अनुरूप हो, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन भी जिसमें शामिल हो, क्योंकि परिवर्तन क्या है, परिवर्तन समय की मांग है। जैसा जैसा समाज में परिवर्तन होता रहता है वैसा वैसा ही जो है वो क्या है, हमारा क्यूरिकुलम भी हमें चेंज करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि आज़ादी के बाद से जाने कितनी पॉलिसीज हमने बनाई हैं, कितने लागू किए हैं, और उसके साथ साथ जो है वो क्या है, कितने सारे प्रोग्राम और आए हैं जिनका
आप पढ़ें तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एक मैं आपको बता भी दूं कि जो है वो मेनली पॉलिसी, अभी जो नई पॉलिसी हमारे 2020 आई है, जो लागू होने जा रही है, जिसमें भी क्या है, जो हमारे समाज की जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो अपनी जो हमारी 86 की नीति थी, 1986 की नीति थी, उसके अंदर जो जिन चीज़ों को हम पूरा नहीं कर पाए, जो कमियां रह गई, उनका सुधार करने के लिए हम जो 1992 में भी जो यशपाल कमेटी आई थी उसने भी प्रयास किया था। फिर 2005 के अंदर भी जो है वो करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, जिसमें जो है वो क्या है करिकुलम में चेंज किया गया था। उनको लागू करते करते आज 2020-21 आ गया है, लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी जो है वो समाज की जो परिवर्तन है, परिवर्तन देखो चलते रहते हैं, परिवर्तन कभी भी रुकने वाली घटना नहीं होती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर अपनी जो शिक्षा है तो उसको हम जब पाठ्यक्रम के साथ ही जोड़ते हैं ना, शिक्षा पाठ्यक्रम किस चीज़ का होता है, शिक्षा का ही होता है ना। तो जब उसके साथ उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्टडी करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग, तो ये जो है समाज के लिए और जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, सभी को जो है वो लाभ होता है, और समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख करके जो है वो योग्यताओं का विकास हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें, पाठ्यक्रम को हम थोड़ा सा और भी अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो समाज में क्या है, पाठ्यक्रम में से क्षमता होनी चाहिए कि वह प्रगति जो समाज है, प्रगतिशील जो समाज है, उसमें क्या है अपेक्षित उच्चतम मूल्यों और आदर्शों को वहन कर सके। कि समाज के अंदर जो है वो उच्चतम वैल्यूज भी होती है ना, कहते हैं ना ये व्यक्ति बहुत ही मूल्यवान विचार रखता है, या ये जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही चरित्रवान इंसान है। तो वो जो चीज़ें हैं वो भी हमारा करिकुलम का उद्देश्य होना चाहिए कि वो बच्चे के अंदर हम उस तरह की जो है वो योग्यताएं डेवलप कर सकें। और उसके साथ ही साथ जो है वो मर्यादा कहते हैं कि आदर्श जिन्हें समाज की मर्यादा हम कहते हैं, आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित भी हमें करने होते हैं, है ना। क्योंकि हमने जो आज तक सीखा, जो जिन डिसिप्लिन्स के साथ हम रह रहे हैं, जिन आदर्शों के साथ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की ही ये देन है कि हम उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आगे से आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा भी उद्देश्य रहता है, शिक्षा का भी उद्देश्य रहता है कि हमने जो कुछ सीखा, हमने जो कुछ ज्ञान हासिल किया, जो आदर्श हमने जीवन में सीखे हैं या जो सीखने जा रहे हैं, उसको हम जो आगे फॉरवर्ड करें या स्थानांतरित करें। इसके अलावा थोड़ा सा और देखें तो पाठ्यक्रम क्या है, व्यक्ति में सामाजिक चेतना और मानवीय संबंधों की जो भावना है, ठीक है, उसका स्वस्थ विकास इसमें होना चाहिए, जिससे कि क्या है जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनके प्रति भी जो सहानुभूति हम रखें, है ना। मानवता से प्यार करना, मानवता की भलाई के लिए काम करना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों न करता हो, तो वो भी क्या है, वो भी जो है हमारी शिक्षा का मोटिव होना चाहिए। और जो भारत जैसा निरक्षर देश है जहाँ पर गरीबी बहुत अधिक मात्रा में है, वहाँ पर भी क्या है जो प्रौढ़ शिक्षा जैसे संस्थान हैं जैसे, और जो लघु धंधे हैं, वहाँ पर भी जो विकास करना आवश्यक है, और वो हम शैक्षिक समाजशास्त्र के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। और शिक्षित जिसमें जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शिक्षक वर्ग, ठीक है। क्योंकि शिक्षक वर्ग क्या होता है, शिक्षक वर्ग को सामाजिक रूप से अलर्ट माना जाता है, या उसकी चेतना जो है वो उसकी विकसित हो चुकी होती है शिक्षित वर्ग की, है ना। उसे पता होता है कि समाज का कौन सा जो सेक्शन है वो वीकर साइड जा रहा है, कौन सा अपर साइड जा रहा है। तो हमें अपने समाज के निर्माण के लिए भी जो है वो शैक्षिक समाजशास्त्र की आवश्यकता हमें पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करें एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड टीचिंग मेथड की बात करें, शिक्षण विधियों की बात करें, ठीक है। चौथा पॉइंट हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षण विधियां, ठीक है। विधियां जो शैक्षिक समाजशास्त्र है हमारा, उसके लिए हम किन विधियों का प्रयोग करें, कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनको अपना करके हम समाज के लिए काम कर सकते हैं। देखिए, समाजशास्त्र के अनुसार विद्यालय ज्ञान को बाहर व्यवहार में लाया जाए और छात्रों को समाज के अनुकूल अभ्यास कराया जाए। कि जो हमारे छात्र हैं उनको क्या करना है, हमने जो इन्वायरमेंट है हमारा एजुकेशन का, उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चे को समाज के अनुकूल वातावरण के अंदर हम बच्चे को तैयारी करवाएं, बच्चे को सिखाएं। और इस दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, सामूहिक विचार विनिमय कर सकते हैं, व्याख्यान कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, और बहुत सारे जो क्रियाकलाप हैं वो हम कर सकते हैं, जिससे कि हर एक बच्चा जो है वो इस चीज़ से जुड़े। फिर है
अगर हम थोड़ा सा सारांश में इस चीज को लें तो वो ये रहेगा कि शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, जो कि व्यक्तिगत प्रतियोगिता की भावना के साथ साथ के स्थान पर क्या है, सामूहिक प्रतियोगिता की भावना पर भी आधारित होनी चाहिए। जो विधि है वो क्या है, वो सामूहिक भावना पर आधारित होनी चाहिए कि व्यक्ति का टारगेट क्या है, व्यक्ति का टारगेट खुद का विकास करना है, लेकिन समूह का विकास करना भी तो किसकी जिम्मेवारी है, वो भी तो हमारी ही जिम्मेवारी है ना स्टूडेंट्स, है ना, कि हम एक एक व्यक्ति को पढ़ाएं या समूह में पढ़ाएं, लेकिन क्या है जो सामूहिकता है, देश क्या है, एक एक इंसान से देश बनता है, एक एक व्यक्ति से समाज से बनता है ना। तो वहां पर जो सामूहिक भावना है, किसी भी काम को अपने सामूहिक रूप से कैसे करना है, ये भी जो हमारा विषय है वो किसके अंदर आता है, वो भी शैक्षिक समाज शास्त्र के अंदर ही आता है कि सारे समाज को शिक्षित करना हमारी जिम्मेवारी है, ना कि एक सिंगल पर्सन को। ठीक है, तो क्या है, इसके लिए सामूहिकता की जो प्रतियोगिता है इस तरह का आयोजन होनी चाहिए और एक समूह दूसरे समूह से बढ़कर अच्छा कार्य करने का संकल्प और प्रयास करें और लक्ष्य सबका एक हो, चाहे उस लक्ष्य तक पहुंचने के साधन नहीं हो। मतलब क्या है कि जो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य तो सभी का क्या है, सभी का व्यक्तित्व का विकास करना, समाज का विकास करना है, ये हमारा टारगेट है। लेकिन जब हम मान लो ग्रुप के माध्यम से कोई क्लास का एग्जांपल लेते हैं, क्लास में एक अध्यापक जो है वो मान लो 2 ग्रुप बना देता है, 10-10 बच्चों के ग्रुप बना देता है, तो दोनों बच्चों को जब काम दिया जाता है तो दोनों के अंदर एक कंपटीशन की भावना होती है ना। दोनों को हम ये भी कहते हैं कि कौन सा ग्रुप ज्यादा अच्छा है, कौन सा ग्रुप, ये वाला ग्रुप ज्यादा अच्छा है, ये वाला ग्रुप कम अच्छा है ना। तो दोनों को एक कंपटीशन हम देते हैं, वो क्यों देते हैं, वो इसीलिए देते हैं ताकि जो बेस्ट निकल कर हमारे सामने आए, है ना। इसलिए जो ग्रुपिज्म हम करते हैं ये इसीलिए करते हैं ताकि जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो हमारे समाज के अंदर हो सके। ठीक है, फिर है इसमें नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी एंड टीचर की इसमें हम बात करते हैं। सोशियोलॉजी एंड टीचर, शैक्षिक समाजशास्त्र और इसमें क्या आएगा, अध्यापक। यहाँ पर अध्यापक हो जाएगा कि एजुकेशन सोशियोलॉजी को पढ़ाने वाला अध्यापक कैसा होना चाहिए, कौन कौन से मेथड्स अध्यापक को आने चाहिए करने, कौन कौन से काम जो है वो अध्यापक को करने हैं, हम इस चीज की स्टडीज में करेंगे। कहता है कि कहा जाता है कि किसी का भाग्य उसके विद्यालय में ही निर्मित होता है ना। टीचर को क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। टीचर जो है वो टीचिंग में क्या है, एक रीढ़ की हड्डी के समान होती है स्टूडेंट्स, है ना, जिसके इर्द गिर्द क्या है सारी प्रक्रिया चलती है। एक समय था ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जिसके अंदर टीचर ही सब कुछ हुआ करता था, बच्चे जो है वो पैसिव मोड में बैठे रहते थे। आज का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, आज थोड़ा सा क्या सब कुछ ही चेंज हो गया है। जैसे कि अब जो है वो जो बच्चा है या जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो उसके अंदर जो बच्चे के जो क्रियाएं हैं, लर्निंग बाय डूइंग ही मेनली हम इसमें कर रहे हैं। तो जो ये क्रियाएं हैं इसमें भी बच्चे का रोल रहता है, अध्यापक का रोल रहता है कि हमने बच्चे को करवाना क्या है, क्यूरिकुलम को पढ़ाना कैसे है, एजुकेशन देनी कैसे है, मेथड कौन सा हमने अपनाना है, और जब सब कुछ हम सीख लिया फिर उसकी फीडबैक हमने कैसे लेनी है। ये चीज़ें भी जो हैं वो बहुत अधिक मायने रखती हैं। और दूसरा जो हम एक बात इसके अंदर ये भी डाल सकते हैं कि जो सैद्धांतिक पक्ष है वो ही क्या है, समाजशास्त्र का प्रधान है। उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, उसके अध्ययन का विषय नहीं रहा है, किसका, शिक्षा का। ठीक है, तो हम मेनली हमने अभी ये जो किया हमने कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा भी इसके अंदर जो है वो आता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है और शिक्षा के कार्य कौन कौन से हैं। देखिए 2 पॉइंट्स इसमें मेनली हमारे बनते हैं। पहले हैं कि जो हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र है वो, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, अब हम मेनली इसमें करेंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र और फंक्शन ऑफ एजुकेशन और शिक्षा के कार्य। शैक्षिक समाजशास्त्र, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, शिक्षा के कार्य। फर्स्ट हम इसमें करेंगे कि नवीन सामाजिकता का विकास करना। जो शिक्षा है उसका काम क्या है, अमूलचूल परिवर्तन करना है, अमूलचूल
परिवर्तन करना। शिक्षा के द्वारा क्या है, इसमें मूल परिवर्तन करके इसको विकसित बनाया जाए और यह ध्यान रखा जाए कि जो नवीन सामाजिकता का आधार क्या है, पूर्व सांस्कृतिक आधार ही होता है, उससे बहुत अधिक दूर हम ना जाएं, हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और हमारी जो संस्कृति है उसको अडॉप्ट करते हुए भी जो है वो हम अपना आगे का प्रयास है जारी रखें। फिर है इसमें दूसरा पॉइंट, असेमिलेशन ऑफ द कल्चर, ठीक है, जिसमें कि संस्कृति का आत्मसाती होना। संस्कृति का आत्मसाती का मतलब, असेमिलेशन का मतलब क्या होता है, उस चीज को असेमिलेट करना, ग्रहण करना उस चीज को। तो कहते हैं कि जो सांस्कृतिक उत्तराधिकार है, शिक्षा से यह प्रभावशाली साधन है और बहुत सी बातें क्या है इसी साधन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आगे चलती रहती हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यह आवश्यक माना गया है, कोई जो है वो घटना जो है वो गतिरोध इसमें पैदा नहीं कर सकती, ठीक है, और व्यक्तित्व विकास कुंठित हो जाता है अगर हम संस्कृति को नहीं अपनाते हैं, है? तो संस्कृति क्या है, जो हमारा रहन सहन, खान पान, जो हमारे आचार विचार, पहनावा, जो चीजें हम अपने जो ग्रहण कर रहे हैं, जिसको हम पीढ़ियों से बनाए रखे हुए हैं, तो उन चीजों को जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो ये भी क्या है, ये भी जो है वो शिक्षा का काम है, इन चीजों से बच्चों को अवगत कराना, और शैक्षिक समाजशास्त्र का ये विषय के अंदर आता है। थर्डली इसमें आता है कि क्रियात्मक और रचनात्मक कार्य, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फंक्शंस। क्रिएटिव क्या होता है, कोई भी जब नए काम को हम करते हैं तो उसको हम किसका नाम लेते हैं, क्रिएटिविटी का नाम लेते हैं, है ना। तो शिक्षा का तीसरा प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्रिया के माध्यम से और कंस्ट्रक्टिव फंक्शंस, जो काम निर्माण के हैं, जो रचनात्मक काम है, उसकी प्रवृत्ति बच्चों के अंदर विकसित करना, कि बच्चों को इस प्रकार से काम दिया जाए, जैसे लर्निंग बाय डूइंग में हम करते हैं कि बच्चे को कोई काम दिया जाए जिससे बच्चा करना सीखे, कुछ रचना करना सीखे, सर्जन करना सीखे, क्रिएशन करना सीखे, ठीक है। इससे क्या है, समाज जो है वो प्रगतिशील रहेगा और सांस्कृतिक सामंजस्य की अधिकता के कारण क्या है, अधिकता के कारण जो होने वाले गतिरोध को क्या है, सरलता से हम दूर कर सकते हैं, है ना। कि जब हम काम से कोई काम करेंगे तो जो हमारा गतिरोध एक पैदा क्या होता है, गतिरोध ये पैदा होता है कि जनरेशन गैप आ जाता है। जिस काम को हम आज से 20 साल पहले सही मानते थे, उस काम को हम आने वाले 10 साल के बाद उस चीज का जो है वो तरीका काम करने का बदल जाता है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे गतिरोध एक पैदा हो जाता है कि पुरानी चीजें नई चीजों के सामने, जो पुरानी चीजें हैं वो नई चीजों के सामने नहीं टिक पाती है, तो वहां पर यथासंभव हमें परिवर्तन भी करने होते हैं। तो ये जो किसके माध्यम से संभव है, एजुकेशन के माध्यम से संभव है, और इसके द्वारा क्या है, समाज में जनतंत्रात्मक दर्शन के प्रति आस्था के विकास में हमें सहायता मिलती है, ठीक है। अब हम ये तो हमने किए कि शिक्षा के कार्य क्या क्या है। अब थोड़ा सा अगर दोस्त देख लें तो दोस्त में कहते हैं कि शिक्षा के लिए सामाजिक आधार निसंदेह उपयोगी है, ठीक है, परंतु शिक्षा विकास की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है, और दूसरी ओर जो आदर्श शिक्षा व्यवस्था के लिए अनेक सुझाव प्रस्तुत करते हुए एक आदर्श समाज और सामाजिक जीवन के संदर्भ में कोई सुझाव नहीं देता है शैक्षिक समाजशास्त्र, है ना, क्योंकि सुझावों की हर मोड़ पर जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त कहता है कि इस शिक्षा के केवल सामाजिक अंग को ही महत्व देता है, यह है कौन, समाजशास्त्र। क्या कहता है, सिर्फ शिक्षा के अंग को ही महत्व देता है और शिक्षा दर्शन से संपर्क स्थापित नहीं करता, यानी कि फिलोसफी के साथ ये नहीं जुड़ा हुआ है, मेन बात ये है। और इसका जो है वो अध्ययन एकांगी है, यद्यपि अपनी सीमा के भीतर महत्वपूर्ण और उपयोगी भी है, लेकिन फिर भी हम कहें, हालांकि ये फिलोसफी से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो ये नहीं मान सकते कि इसकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी उपयोगिता किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि समाज मनुष्य क्या है, समाज से जुड़ा हुआ एक प्राणी है, तो समाज के अंदर रहते हुए वो जो काम करता है, जो क्रियाकलाप वो करता है, वो सारे के सारे जो हैं वो इसका विषय माने जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा।